हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी नहीं, बहुरानी सो रही है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ अच्छा जी। बेटा, कब तक शोक मनाता रहेगा? जो होना था वो हो गया। होने को कौन टाल सकता है? ये सब क्या हो गया ना? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मेरी ज्योति मुझे क्यों छोड़कर चली गई मां? ये तो भगवान की मर्जी है बेटा। उसके सामने किसी का क्या चला है? यूं समझ लो कि बेचारी ज्योति का साथ तुम्हारी किस्मत ने इतना ही लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली में सांप आया कहां से? सांप नहीं बेटा, वो तो ज्योति की मौत थी। और मौत तो बंद दरवाजे से भी आती है। उसके नसीब में सांप का डसना था और वही हुआ। नहीं मां, सांप ने ज्योति को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को डसा है। और आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई खुशी जिंदा नहीं रहेगी, कोई नहीं। तो क्या तू अपनी खुशियों के लिए अपने माँ को दफन कर देना चाहता है? मां, तू क्या चाहता है कि अपनी गोद में पोते पोतियों को खिलाने का अरमान लेकर ही मैं इस दुनिया से चली जाऊं? तो मैं क्या करूं मां? मैं क्या कर सकता हूं? तू दूसरी शादी कर ले बेटा। क्या? हाँ, मुझे इस वंश का वारिस चाहिए। मुझे तेरी औलाद चाहिए। लेकिन मां, तुझे मेरी कसम, इनकार मत करना। ठीक है मां। तू जानती है मैं तेरी कसम कभी भी नहीं टाल सकता। तू जो चाहेगी वही होगा। बस मैं यही चाहती थी और इसीलिए मैंने तेरे लिए लड़की भी देख ली है। माँ, हमें आशीर्वाद दो। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मेरे आशीर्वाद देने से क्या होगा? 3 साल से आशीर्वाद दे रही हूं। दूधो नाओ पूतो फुलो, लेकिन इस ठूंठ पर एक कोपल तक नहीं फूटी। माँ, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो।
इस खुशी के मौके पर भी। खुशी? काहे की खुशी? खुशी का दिन तो वो होगा जब इसकी गोद हरी होगी, और लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो भगवान की मर्जी है। हाँ, कसूर तो सारा मेरा ही है ना, कि मैंने तुझ जैसी नागिन की शादी मेरे बेटे के साथ कर दी। 3 साल में एक वारिस भी नहीं दे पाई तू। बेटा, मुझे तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरी बात सुन ले, तलाक दे दे इसे। तलाक? हाँ, तलाक। मुझे तो यही एक रास्ता नजर आता है। बेटा, तू तो जानता है, अगर हमारे खानदान में वारिस नहीं पैदा हुआ तो तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक हमारी सारी जायदाद रिश्तेदारों में बंट जाएगी। माँ, सिर्फ जायदाद की खातिर तुम चाहती हो मैं इसे तलाक दे दूं? सिर्फ जायदाद की खातिर नहीं बेटा, अपना वंश चलाने के लिए भी। नहीं माँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर इससे शादी की थी, और अब मैं इसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। और मुझे अपनी कसम भी मत देना माँ, वरना जिंदगी में पहली बार मैं आपकी कसम तोड़ दूंगा। चलो सुनिए, ये तो क्या कह रही है सुनंदा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। वो श्रीकांत की दूसरी शादी करवाना चाहती है, और अगर श्रीकांत मुझे तलाक नहीं देगा तो वो दूसरा रास्ता अपनाएंगी, और हो सकता है कि वो रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो। हे भगवान, कैसी औरत है तेरी सास? इसमें उनकी भी क्या गलती है? उन्होंने तो श्रीकांत की शादी कराई इसलिए थी क्योंकि उन्हें एक वारिस चाहिए था। मैं ही उनका सपना पूरा नहीं कर पाई। देख बेटी, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि एक बार शहर जाके अपना इलाज करवा ले। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर मां बन सकेगी। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों श्रीकांत को अपने भाग्य पे बहुत विश्वास है। वो कहते हैं अगर हमारे भाग्य में संतान है तो वो हमें हर हाल में मिलेगी। देख बेटी, भाग्य पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना कर्म पर। उनको भाग्य पर भरोसा करने दे, पर तू कर्म कर, भगवान तुझे जरूर फल देगा। मिसेस श्रीकांत, मैंने आपकी सब रिपोर्ट्स देखी हैं और आपका केस भी दोबारा स्टडी किया है। दरअसल प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पति में। वो पिता बनने के योग्य नहीं है। अगर आप एक रास्ता अख्तियार कर लें तो आप मां बन सकती हैं। कैसा रास्ता? देखिए, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी चमत्कार हो सकता है, और यकीन मानिए ये चमत्कार आपके साथ भी होगा, बशर्ते कि ये काम आप अपने पति की मर्जी से करें। मैं मां बन पाऊंगी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मैं श्रीकांत को एक वारिस दे पाऊंगी। नहीं मिस्टर डिंगरा, आप 11 बजे से पहले वहां पहुंच जाइए। हाँ, मैं खन्ना को लेकर वहां आता हूं। ओके। श्री, तुमने उन पेपर्स पे साइन किए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? 1 मिनट डार्लिंग। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी तुमने उन पेपर्स पे साइन किए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? हाँ मिस्टर खन्ना, हाँ मैंने डिंगरा को बुला लिया है, तुम भी वहां पहुंच जाओ। ओके। सॉरी डार्लिंग, वो पेपर्स यहीं पड़े, मैं अभी साइन कर देता हूं। लेकिन श्री, एक बार पेपर्स पढ़ तो लेते। ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। अगर तुम्हें एतराज हुआ तो? कम ऑन सुनंदा, जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला है। नहीं, ये नामुमकिन है। श्रीकांत को जब पिछले 4 साल में कोई औलाद नहीं हुई तो अब क्या होगी? पिताजी, कहीं ऐसा ना हो हम इस यकीन में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और उधर श्रीकांत की दूसरी बीबी अपनी कोख में हमारी बर्बादी का बीज सींचने लगे। अरे बेटे, तू क्यों फिक्र करता है? जो जमीन जायदाद हमारी है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पिताजी, मेरा क्या होगा?
मैंने जो सपना देखा था इस पूरे जायदाद का इकलौता वारिस होने का, अगर श्रीकांत के घर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो मेरा सपना तो मिट्टी में मिल गया ना। अगर सुनंदा की गोद भरेगी तो पूरे शहर के साथ हमें भी तो पता चलेगा। और अगर हमें पता चल ही गया तो क्या होगा पिताजी? होना क्या है, इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। उसकी पहली बीवी की तरह दूसरी बीवी का भी दुर्घटना में भगवान उसकी रक्षा करना। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? लो, तुम्हें मालूम ही नहीं। माँ जी ने नया फरमान जारी किया है कि वो सुबह की पहली चाय मेरे हाथ की पिएगी। तुम सो जाओ। हेलो, कौन? नीतू? कहाँ से बोल रही है? स्टेशन से? वही मैं बोलूं, इतनी सुबह सुबह किसका? एक सेकंड होल्ड कर। हाँ, मंदा, मंदा। जी मैडम। मंदा सुन, चाय का पानी रखे, सब कुछ तैयार है, बस चूल्हा जला दे। हाँ जी मैडम। हेलो, हाँ बोल, कैसे फोन किया? बहू, जी माँ जी। कहाँ जा रही है? माँ जी मंदिर जा रही थी। गाड़ी लेकर जा रही है? जी माँ जी। आजकल तुझे बड़ा शौक हो गया है गाड़ी चलाने का? माँ जी, आप कहें तो मैं गाड़ी छोड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, जरूर गाड़ी लेकर जाओ, मुझे क्या। लेकिन सुन, वो पुरानी वाली गाड़ी लेकर जाना, नई को हाथ मत लगाना, समझी? जी माँ जी।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, सक्सेना साहब की तबीयत अब ठीक है। समझ लो कि मौत के मुंह से बाहर आ गए। हाँ, मैं आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ। संभल के संभल के। अरे क्या हुआ? क्या बात है बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट? हुआ नहीं, हो जाता है। इनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया, वरना गाड़ी कहीं बुरी तरह ठुक जाती। हे भगवान। सुनंदा, सुनंदा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बेटा, तुम जो भी कोई हो, हमारे लिए भगवान का रूप हो। तुमने हमारी बहू को बचाकर हम पर जो एहसान किए हैं। नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। क्या हुआ माँ? भारत, तुम? माय गॉड श्रीकांत, तू? वाकई है, दुनिया इसीलिए कहते हैं ना गोल है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तू कॉलेज के बाद मुझे कभी मिलेगा। आज अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद आज भी मुलाकात नहीं होती। एक्सीडेंट? क्या हुआ? पता नहीं कैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और ये गाड़ी संभाल न सकी। ब्रेक फेल हो गए? हाँ श्रीकांत, आज अगर तुम्हारे दोस्त वक्त पर मेरी मदद के लिए ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक्स भारत, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, दोस्तों में शुक्रिया कैसा? एनी हाउ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये ब्रेक्स अचानक फेल कैसे हो गई? देखा बेटे, मैंने नहीं कहा था इतिहास अपने आप को दोहरा भी सकता है, और इतिहास ने अपने आप को दोहराया। दो हादसे हो गए सुनंदा के साथ, लेकिन कुदरत और किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गई। पहली बार उसकी तकदीर अच्छी थी कि इंस्पेक्टर भारत वहां आ गया, और दूसरी बार हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और टेलीफोन आ गया और वो बच गए, वरना आज हम बिना हल जोते फसल काट रहे होते। पता नहीं पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जब से ये इंस्पेक्टर भारत आया है हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अरे वो इंस्पेक्टर है, भगवान थोड़ी। हादसे तो होते ही रहते हैं। सुनंदा, अरे बैठ बैठ, तुम्हारे उठने बैठने से यहां कुछ नहीं होने वाला। मैं मंदिर जा रही हूं, कीर्तन के बाद गरीबों में कुछ कपड़े बांटने हैं, इसलिए छुट्टन को भी लेकर जा रही हूं। मुझे आने में देर होगी। और सुन, घर में अकेली है, ध्यान रखना। छुट्टन जी मालकिन। चलो। बकवास, ये कैसा एंड है? मुजरिम जुर्म करके भाग जाए और कानून को उसका पता भी ना चले? इम्पॉसिबल। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो,
हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, आखिर मार ही दिया उन लोगों ने मेरी बेटी को। क्या? तो आपको शक है आपकी बेटी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है? नहीं, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरी बेटी सुनंदा की हत्या की गई है। सुनंदा भाभी श्रीकांत की पत्नी? हाँ। और आप? जी मैं सुनंदा की माँ हूँ। हाँ। लेकिन मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही श्रीकांत और उसकी पत्नी को मिलकर आया था। हाँ। और उसकी माँ से भी मिला था। हाँ। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने सुनंदा को, वो लोग सुनंदा को क्यों मारेंगे? अब इसके के तो कई कारण है। एक हो तो बताऊं, मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके थे, फिर भी वो घर में सुखी नहीं थी। एक तरफ उसको अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे, तो दूसरी तरफ परिवार वालों की बुरी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी आपने कहा कि परिवार वालों की नजर प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन परिवार के नाम पर तो उसकी सिर्फ माँ है ना, श्रीकांत की माँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनके चाचा रमाकांत जी भी है। ये रमाकांत क्या चीज है? करते क्या है ये? इस परिवार के पैसे पर ऐश करते हैं वो। बेटा, ये तो विधि का विधान है, इसे कौन बदल सकता है? हौसला रखो श्रीकांत, हौसला रखो। समझ में नहीं आता ये कैसा अभिशाप है कि तुम्हारी दुनिया दोबारा बसने से पहले फिर उजड़ गई। जरूर इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। हाँ भैया, हिम्मत से काम लीजिए। वैसे भी हिम्मत हारने से तो कोई काम नहीं चलेगा। चल बेटा, अब इसे कंधा देने का समय आ गया है। 1 मिनट रुक जाइए। आप इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? ये क्या कह रहा है भरत? मैं ठीक कह रहा हूं श्रीकांत। सुनंदा की मौत ऐसी डाउटफुल कंडीशन में हुई है कि इसका पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू की लाश का अनादर नहीं होने दूंगी। माँ जी, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ए पुलिस केस। पुलिस केस? ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमारी सुनंदा बहुत सीरियसली गिरकर मर गई है। ये एक हादसा है, इसमें पुलिस केस कैसा? मिस्टर रमाकांत, मरने वाली औरत की मां ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि उसकी बेटी की मौत सीढ़ियों से गिरकर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। हत्या? सुनंदा की हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, समधन को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। उसकी हत्या नहीं हुई है, हमारा विश्वास करो। माँ जी, मेरे विश्वास करने या न करने से कुछ नहीं होगा। कानून को विश्वास करना होगा, और कानून सिर्फ सबूत पे विश्वास करता है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये वाकई एक हादसा था, तब तक आई एम सॉरी माँ जी।
ठीक है, अगर यही बात है इंस्पेक्टर साहब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हो जाने दीजिए सुनंदा का पोस्टमार्टम। थैंक यू श्रीकांत, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कानून की मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दारकर, सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। यस सर। तो अब लाश का पोस्टमार्टम होगा, क्यों? इंस्पेक्टर भारत अपने आप को चालाक समझता है। सुनंदा सीढ़ियों से गिरकर मरी है, इसमें अभी पोस्टमार्टम में वो क्या साबित करेगा? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, ये इंस्पेक्टर अपने आप को चालाक नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है। बताइए, उसने अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि सीढ़ियों से गिरकर मरने को वो कत्ल कैसे साबित कर सकता है। सर, मुझे इस मामले में किसी भी फाउल प्ले की गुंजाइश नहीं लगती। देखिए ये सीढ़ियां, अगर कोई वहां से गिर जाए तो जाहिर है अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन कोई इन सीढ़ियों से गिरेगा कैसे? वेरी सिंपल सर, मैं करके दिखाता हूं। देखिए सर, यहां से कोई तेजी से सीढ़ियां उतरता हो और उसका पैर फिसल जाए और बाद में वो डिसबैलेंस होकर सीधा वहां जो स्टैचू रखी है ना, वहां जाकर गिरेगा। बस खेल खत्म। इधर आइए, मैं ट्राई करता हूं। कोई अगर यहां से उतर रहा हो और वो बेखबरी में से उतरता हो, यहां से फिसले, यूं गिरेगा। पीठ के बल, ना कि मुंह के बल। मुंह के बल आदमी एक ही सूरत में गिरता है, जब उसका पैर कहीं फंस जाए, और यहां ऐसी कोई चीज है नहीं। एक और बात धरकर, अगर उसका पैर 5वीं सीढ़ी पे उलझे तो वो मुंह के बल गिरेगा। अगर उसका पैर आखिरी सीढ़ी से उलझे तो वो डिसबैलेंस होकर वहां गिरेगा जहां की वो लाश पाई गई। लेकिन अगर यहां उसका पैर फंसे किसी चीज में, तब तो यहां ग्लास, ओके। हाँ, बात समझ में आ गई धारकर कि कातिल ये बड़ी अच्छी तरह जानता था कि मिसेस श्रीकांत इन्हीं सीढ़ियों से गिरने वाली है, और कौन सी सीढ़ी से गिरने वाली है, क्योंकि कातिल ने उसे गिराया है। आपका मतलब ये है धारकर कि मिसेस श्रीकांत गिरी नहीं, उन्हें गिराया गया है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। ये क्या कह रहा है भारत? सुनंदा की हत्या हुई थी? मैं सच कह रहा हूं श्रीकांत, सुनंदा की हत्या हुई थी। नहीं, वो तो सीढ़ी से गिर गई थी। उस सीढ़ियों से गिरी नहीं थी माँ जी, बल्कि गिरा दी गई थी जानबूझकर।
मगर कौन हो सकता है मेरी सुनंदा का ऐसा दुश्मन? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता चल जाएगा बहुत जल्द। एक बात समझ में नहीं आई कि सुनंदा की मां आप लोगों पे इतना शक क्यों करती, जैसे आप लोग ही सुनंदा की जान के दुश्मन हो। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनको कोई गलतफहमी हुई हो। वो तो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन बेटा तुम तो समझने की कोशिश करो। भला हम क्यों अपनी बहू का कत्ल करेंगे? लेकिन देखिए ना माँ जी, सुनंदा भाभी के साथ एक के बाद एक इतने हादसे होना। पहले वो किचन में गैस ब्लास्ट जिसमें उसकी जान बच गई, लेकिन वो बेचारी नौकरानी अपनी जान से हाथ धो बैठी है। उसके बाद उनकी कार का ब्रेक फेल होना जिसमें वो बाल बाल बच गई, और फिर उसके बाद सीढ़ियों से इस तरह से गिरना। माँ जी, सुनंदा की माँ का ये कहना है कि आपके और आपकी बहू सुनंदा के बीच में कुछ दरार सी थी, और वो दरार इतनी बढ़ती गई कि आप सुनंदा का और श्रीकांत का तलाक तक चाहने लग गई। क्या ये सच है? हाँ, मैं तलाक चाहती थी, लेकिन अपने खानदान के वारिस के लिए। क्या अपने खानदान के वारिस की चाह रखना जुर्म है? भारत, तुम ही बताओ, सिर्फ मां के कह देने पर मैं उसे तलाक कैसे दे सकता था? वो भी उस वक्त जब वो मां बनने वाली थी। क्या सुनंदा मां बनने वाली थी? हाँ मां, वो खुशी जिसका हमें 3 सालों से इंतजार था, वो उम्मीद सुनंदा की कोख में कोमपल बनकर पनप रही थी, लेकिन फूटने से पहले ही वो। आई एम सॉरी श्रीकांत, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि भाभी मां बनने वाली थी? हाँ भारत, डॉक्टर सुब्रमण्यम ने खुद फोन करके मुझे ये बात बताई थी। मिस्टर श्रीकांत ने ठीक कहा है। मिसेस सुनंदा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले मैंने श्रीकांत को यह खबर फोन पे दी थी कि मिसेस सुनंदा मां बनने वाली। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार अचानक 4 सालों बाद कैसे हो गया? ये चमत्कार मेडिकल साइंस का है। मिसेस सुनंदा ने स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया था जो कामयाब हो गया। खैर, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये न्यूज सुनने के बाद श्रीकांत का रिएक्शन क्या था? मेरा मतलब है He was completely stunned। देखिए, जाहिर है कि किसी भी आदमी को इतने साल शादी करने के बाद अगर ये खुशखबरी मिले तो उसकी ये हालत तो होगी। इसके मायने तो ये हुए कि मिसेस श्रीकांत का मर्डर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि वो मां नहीं बन सकती। Are you sure वो प्रेग्नेंट थी? देखिए ऑफिसर, अगर आपको कुछ शक है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि whether she was pregnant or not। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें एक बात साफ साफ लिखी है कि मरने वाली प्रेग्नेंट थी। यानी श्रीकांत ठीक कह रहा था। लेकिन एक सच्चाई और भी है धारकर कि मिसेस श्रीकांत की मौत महज एक हादसा नहीं था, बल्कि हत्या थी, एक वेल प्लान्ड मर्डर। लेकिन ये मर्डर किया किसने? खैर, वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन श्रीकांत के साथ होने वाली ये दूसरी ट्रेजेडी है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको पता नहीं सर, श्रीकांत की पहली पत्नी जब मां बनने वाली थी तब उसे सांप ने काट लिया। What? हाँ सर, लगता है भगवान चाहता ही नहीं इस घर में इस वंश का कोई वारिस पैदा हो। नहीं धारकर, कोई एक इंसान ये नहीं चाहता कि इस घर के वंश का कोई वारिस पैदा हो। आपका इशारा रमाकांत की तरफ है। अरे मिस्टर भारत, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप हमारे घर पे बड़ी खुशी हुई। ये तो चीटी के घर भगवान पधारे। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? भाई सेवा तो मुझे आपकी करनी है, सरकारी तरीके से, अगर आप मौका दे तो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूं आपको।
अच्छा एक बात बताइए कि अगर श्रीकांत को संतान होती तो क्या होता? होगा क्या? मेरी भाभी की इच्छा पूरी हो जाएगी, श्रीकांत को बेटा होता और मेरे बेटे को भतीजा मिल जाता। शायद आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपके वकील ने मुझे बताया कि अगर श्रीकांत के संतान होती तो उसके पिताजी की वसीयत के हिसाब से उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस उसका इकलौता बेटा होता, वरना वो प्रॉपर्टी सारे रिश्तेदारों में बांट दी जाती। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? सीधी सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी आदमी अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने हाथों से फिसलता हुआ नहीं देख सकता। आपसे भी देखा नहीं कि आपने उसका खून कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं? हमने किसी का खून नहीं किया। हम क्यों किसी का खून करेंगे? क्योंकि आपको पता चल गया था कि आपका सपना मिट्टी में मिलने वाला है। वो मां बनने वाली थी। लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो मां बनने वाली थी ये बात का तो हमें पता ही नहीं था। और वैसे भी ये तो नामुमकिन सी बात है, ये कैसे हो सकता है? देखा पिताजी, देखा मैंने आपको क्या कहा था। हम इस गलतफहमी में बैठे रहेंगे कि श्रीकांत को बच्चा नहीं होगा, और उधर डॉक्टर भटनागर की दवाई अपना चमत्कार दिखा गई। ये डॉक्टर भटनागर वाकई में जादूगर निकला। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौन है ये डॉक्टर भटनागर? वही डॉक्टर जिसे श्रीकांत अपना इलाज करवा रहा था अपनी पहली शादी के वक्त से ही। मुझे डॉक्टर भटनागर का पता मिल सकता है? रमाकांत, मिस्टर श्रीकांत की दोनों बीवियों की मौत नेचुरल नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पहली को कमरे में सांप छोड़ के मार दिया गया था, और दूसरी को यहां इस तरह तार बांधकर। लेकिन गलती से ये कील के निशान यहां पर छूट गए। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सारा नाटक मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? वो इसीलिए रमाकांत बाबू कि इस घर की पहली बहू की भी हत्या उसी वक्त हुई थी जब वो मां बनने वाली थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में सांप कौन छोड़ सकता है? वही जो यहां तार बांध सकता है। आप ही के घर का कोई आदमी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। दो गर्भवती बहुओं की हत्या इस बात का साफ साफ इशारा करती है कि इस घर में कोई ये नहीं चाहता कि कोई वारिस आए। मैं ठीक कह रहा हूं ना माँ जी? हाँ, कोई तो है जो हमारे घर का वंश बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तो ये हत्याएं हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है श्रीकांत? मैं क्या कहूं भारत, तू जो सोचेगा ठीक ही सोचेगा। मैं तो ये सोचता हूं श्रीकांत की हत्यारा वो शख्स है जो ये जानता है कि ये वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर की बहुओं को हमेशा से बांझ कहा जाता था, उन्हें बंजर जमीन भी कहा जाता था। लेकिन डिफेक्ट तुझ में भी तो हो सकता है। भारत! चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं सकती श्रीकांत, और सच्चाई यह है कि तुम अपना वंश आगे बढ़ाने में असमर्थ हो, और इस बात को तुम भली भांति जानते थे।
और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है तो तुमने उस पर शक किया। तुमने ये सोचा कि मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की और तुमने उसका खून कर दिया। ये सब झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर भारत, मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगा। जरूर कीजिए, तो मेरे साथ साथ डॉक्टर भटनागर पर भी कीजिए। डॉक्टर भटनागर? कौन डॉक्टर भटनागर? वही डॉक्टर भटनागर जिनके पास आप 4 साल पहले अपना चेकअप कराने गए थे और जिन्होंने कहा था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। तुम चाहो तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें दिखा सकता, और अगर चाहो तो मैं डॉक्टर भटनागर को यहां हाजिर भी कर सकता। बस भारत, बस। प्लीज मुझे और सलील मत करो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, खून किया मैंने उसका, क्योंकि वो एक बेवफा औरत थी, चरित्रहीन कुल्टा थी वो। पता नहीं किसका पाप मेरे सर मरने जा रही थी वो। मैंने उसे मारकर भारत कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। नहीं श्रीकांत, गलत कह रहे हो तुम। इससे पहले कि मैं तुम्हें हथकड़ियां लगाऊं, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपनी देवी जैसी पत्नी सुनंदा पर शक किया। वो पत्नी जिसने तुम्हारी कमजोरियां जानते हुए भी तुम्हें कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारे ताने सहे, जिसने समाज में तुम्हारा मान रखने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया। सॉरी डार्लिंग, वो पेपर्स यहीं पड़े, मैं अभी साइन कर देता हूं। लेकिन श्री, एक बार पेपर्स पढ़ तो लेते। ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। अगर तुम्हें एतराज हुआ तो? जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला है। और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस श्रीकांत, तुम उसकी भावना समझने में भी असमर्थ रहे। तू हट जा सामने से, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? तू कौन है बे? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो तू है इसका भाई? तो संभाल अपने भाई को। आज के बाद मेरी बहन रीटा के आसपास नजर आया ना तो फिर भूल जाना अपने भाई को। समझाई से कि क्षमा बनना छोड़ दे और अपने काम धंधे पे ध्यान दे, वरना वो तुम्हारी भी बहन है ना, उसे तुम क्यों नहीं समझाते? क्यों मिलने आती है उससे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। चुप बैठ, तू चुप बैठ। लगता है ये ऐसे नहीं समझेगा। अब तो एक ही रास्ता है, चल चलो। अरे
वो रास्ता कहां तक जाता है वो मुझे भी पता है। हमने कोई चूड़ियां पहन के नहीं रखी, समझा ना? चल तू अंदर चल। समझा नहीं अपने भाई को। राजन चल कैरम खेलते। अरे नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खेलो। क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? उस रीटा के बारे में। आज के बाद तो उसे नहीं मिलेगा। भैया मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं भूल सकता। तो खुद भी मरेगा और हम दोनों को भी मरवाएगा। मैं पूछता हूं, तू हमें यहां चैन से रहने देना चाहता है या नहीं? तंग आ चुका हूं मैं तुझे समझा समझा कर। एक तो सालों से काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, वहां गांव में बहन की शादी की चिंता है। अब इतनी मुसीबतें कम है कि तू और मुसीबत अपने गले ले रहा है। रीटा की वजह से जो भी मुसीबत आएगी मैं झेल लूंगा, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अच्छा, और अगर रीटा का भाई तुझे मारेगा तब मैं घर में चूड़ी पहन के बैठा रहूंगा क्या? राजन, ऐसा क्या है रीटा में जो तुम मुझसे भूल नहीं सकते? वो मुझसे प्यार करती है भाभी। इसके सर पे प्यार का भूत सवार हो गया है सुनंदा। अब एक ही तरीका है कि ये गांव चला जाए। गांव? हाँ, अब तेरा यहां रहना खतरों से भरा हुआ है। मैं आज ही टिकट निकलवाता हूं, तो नागपुर जाएगा। मैं अगर नागपुर जाऊंगा भी तो अकेले नहीं जाऊंगा भैया। पागल हो गया तो पागल हो गया। ये क्या पागलपन है राजन? तुम्हारे भैया ठीक ही कह रहे हैं। तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव चले ही जाना चाहिए। कौन कहां जा रहा है भाभी? तुम इसके दोस्त हो ना, समझाओ इसे। रीटा का भाई इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है और यह है कि गांव जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मैंने इसे पहले भी समझाया था भाभी कि आग का दरिया है, मत कूद, मगर ये कूद गया। कोई बात नहीं, ये गांव जरूर जाएगा, मैं इसे समझाता हूं। तो चल मेरे साथ। देख मोहन, तू अच्छी तरह जानता है मैं रीटा को कितना चाहता हूं। मैं उसे यहां छोड़कर गांव नहीं जा सकता। तो मैं अगर गांव जाऊंगा तो रीटा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उसके बाद रीटा का भाई संजीव, वो यहां चैन से बैठेगा? तो मैं क्या करूं मोहन? तू जो चाहता है वही होगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा ही करना होगा। ओके? ओके, मुझे रीटा से मिलना है। I'll see you later। बड़ी मुश्किल से आई हूँ राज, जल्दी बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? रीटा, मेरा भाई मुझे गांव भेज देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बोलो मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ राज। अब मैं उन बंदिश में नहीं जी सकती। मुझे यहाँ से ले चलो राज। मेरे घर वाले तुम्हारे नाम से मुझे ताने देते हैं। घबराओ मत रीटा, हम दोनों यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई बंदिश नहीं होगा। ठीक है राज, अब मैं जाती हूँ, वरना कोई आ जाएगा। बाय राज। विक्रम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट अच्छी नहीं लगती। मुझ पर तुम बड़ी नजर रख रहे हो। रखना ही पड़ता है। चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूं, वरना तुम्हारे भाई को शक हो जाएगा। अब इस तरह हैरान होकर क्या देख रहा है तू? टिकट है, ट्रेन की टिकट है 12 तारीख की।
यानी कल की ट्रेन से तो नागपुर जा रहा है। लेकिन भैया, लेकिन क्या है? लेकिन क्या? अब यहां से ज्यादा तेरी वहां गांव में जरूरत है। गांव में हमारी बहन है कल्याणी, वो तो याद है ना तुझे? बहन की शादी की तैयारियां तुझे करनी है। 6 महीने तू वहीं रहेगा, तब तक उसकी शादी हम निपटा लेंगे। और शादी का सामान भी सारा तुझे ही लेके जाना है, तू ही ले जाना अपने साथ। मौसी जी ने खत में लिखा है कि शादी पक्की समझो। अब मौसी अकेली क्या करेगी? तू भी सब कुछ देख समझ लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि राजन रीटा को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है वो? नागपुर एक्सप्रेस का टिकट लाके दिया मनोहर भैया ने। ये राजन बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम कि बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। रीटा सिर्फ मेरी है, मेरी। मैं देखता हूं राजन उसे अपने साथ कैसे ले जाता है। कब जा रहे हैं वो लोग? आज ही। राजन, अपना ख्याल रखना और सामान का भी ख्याल रखना। इसमें सब शादी का सामान है। हाँ। अरे अरे अरे, संभल के जाना है। I love you, प्रिया। I love you too, Daddy। हाँ, टीचर ने आई लव यू बोला तो क्या हुआ? मेरे पापा भी तो रोज आई लव यू बोलते। नमस्कार, एक विशेष सूचना। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली नागपुर एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण हुई भीषण दुर्घटना में अनेक लोगों के मरने की संभावना है। राहत कार्य जारी है। घायलों और मरने वालों के लिए मुआवजे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। इस दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 982112 98211016। राजन! सर, चेहरा इस कदर खराब कर दिया गया है कि पहचानना मुश्किल है। हमारे पास और कोई भी आइडेंटिटी मार्क नहीं है। इसके कपड़े भी रेडीमेड और बिल्कुल नए हैं। कभी कभी लाशें भी बोलती हैं श्रीवास्तव। और ये लाश भी अपनी कहानी बयां करने की कोशिश कर रही है। इसका हुलिया ये बताता है कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो
शर्ट इसने टक इन की हुई है, जिस हिसाब से ये तैयार हुआ है, ये किसी को मिलने जा रहा था। ये फूल ये बताता है कि ये अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा था। और ये कीचड़ वाले जूते ये बताते हैं कि ये कहीं दूर से कहीं भाग के आ रहा है, क्योंकि आसपास कहीं कीचड़ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो जाती है, कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। हमारे पास और कोई सुराग भी तो नहीं है सर। सुराग भी मिल जाएगा श्रीवास्तव। मुजरिम और पुलिस के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत पुराना है। मुजरिम हमेशा पुलिस से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता, लेकिन कोई एक गलती ऐसी कर जाता है कि पुलिस के शिकंजे में आके फंस जाता है। यू आर राइट सर। इसकी कद काठी के हिसाब से आसपास के पुलिस थानों में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर ये बासंती चौहान है। नमस्कार। इनका बेटा मोहन पिछले 3 दिनों से गायब है सर। उसकी कद काठी मकतूल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी बासंती। कब से गायब है आपका बेटा? जी परसों से, 12 तारीख से। और क्या नाम बताया आपने बेटे का? मोहन। बासंती जी, हम लोगों को एक लाश मिली है। लाश? नहीं, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। उस लाश की शनाख्त नहीं हुई अब तक। फिलहाल उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं उस लाश की, देखिए इनमें तो नहीं आपका बेटा। नहीं साहब, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखिए। मैंने देखा साहब, मेरे बेटे के इधर कटे का निशान है, इसमें वो नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता साहब। ठीक है, आप जाइए अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। श्रीवास्तव। यस सर। ओके। नमस्कार। सर अब क्या किया जाए? ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। श्रीवास्तव, मुजरिमों का काम है पुलिस के रास्ते ब्लॉक करना। जी। और पुलिस का काम है मुजरिमों तक पहुंचने के नए नए रास्ते ढूंढना। राइट सर। इसका चेहरा खराब करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। मारने वाले को मकतूल का चेहरा पसंद नहीं होगा, उसे बहुत नफरत रही होगी। और दूसरा, मारने वाला ये नहीं चाहता था कि इसकी शनाख्त हो। क्या तारीख है इस अखबार की? तो
13 अगस्त 1999, यानी ये अखबार कल ही का है। मैंने कहा था ना श्रीवास्तव, बड़े से बड़ा धुरंधर मुजरिम भी कोई ना कोई भूल जरूर कर जाता है, और इस मुजरिम की भूल है ये क्रॉसवर्ड। लेकिन सर इस क्रॉसवर्ड में एड्रेस नहीं है। श्रीवास्तव, ये क्रॉसवर्ड देख के ऐसा जान पड़ता है जैसे इस आदमी को क्रॉसवर्ड भरने का बहुत शौक था, और यकीनन ये आदमी क्रॉसवर्ड भर के अखबार में भेजता होगा। इसकी हैंडराइटिंग देख के ये पता लगाया जा सकता है अखबार के ऑफिस से कि इसका एड्रेस क्या है। क्या नाम है इस अखबार का? सांध्य खबर। बहुत नाम सुना है मैंने आपका। अपने अखबार में आपके सॉल्व किए केसेस भी छापे हैं मैंने। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं? मिस्टर महेश्वरी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो मेरी इतनी सारी तारीफ की। मैं इस तारीफ के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आज जिस काम से मैं आपके पास आया हूं, थोड़ी सी मदद चाहिए। ये क्रॉसवर्ड जिसने लिखा है, हो सकता है कि ये आपको रेगुलर क्रॉसवर्ड्स लिखता होगा। अब मुझे इस हैंडराइटिंग वाले आदमी का एड्रेस चाहिए। वेल, एड्रेस ढूंढना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं पुरानी फाइलें मंगवाता हूँ। एक काम करते हैं मिस्टर महेश्वरी, आप पिछले 1 महीने की विनर्स की फाइल मंगाइए। अगर उसमें नहीं मिली तो फिर हम और तलाश करेंगे। हाँ जी। हाँ शर्मा, सुनो, पिछले 1 महीने की क्रॉसवर्ड्स की विनर्स की फाइलें, हाँ, मेरे कैबिन में भेज दो इमीडिएटली। अभी आ जाएगी। वैसे मिस्टर महेश्वरी, आप ठीक ही कह रहे थे, काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगा। लेट्स ट्राई। Yes, I got it. Yes, I got it. There you are. और इसका एड्रेस है मोहन चौहान, 32 बैप्टिस्टा लेन, कोलाबा विलेज, कोलाबा। मेरे मोहन का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? मैं उसी सिलसिले में यहां पर आया हूं माँ जी। बात दरअसल ये है कि पुलिस स्टेशन में वो तस्वीरें देखने के बाद आपने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन वहां जो भी सुराग मिले मुझे इसी घर की तरफ इशारा करते हैं कि हो ना हो उस लाश का इस घर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब। मोहन को क्रॉसवर्ड भरने का शौक था जी? ये देखिए, ये लाश के पास से ये अखबार मिला, इस पे ये क्रॉसवर्ड भरा हुआ, ये देखिए जरा। जी
ये क्रॉसवर्ड भरने का शौक मोहन को नहीं, राजन को था, पर वो पता हमेशा हमारा देता था। कहता था ये मेरे लिए बड़ा लकी है। ये राजन कौन है? वो जी मोहन का दोस्त है, वो मनोहर का भाई। मनोहर का भाई? इस तरह उदास और हताश होने से क्या हो सकता है? होनी को यही मंजूर था। खुद को संभालो मनोहर, ऊपर वाले यही मंजूर था। आपका नाम मनोहर है? जी। आप? इंस्पेक्टर भारत। मैं आपके भाई राजन के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूं। अब कैसी पूछताछ? बचा ही क्या है अब? अब तक तो वो पंच महाभूत में विलीन हो चुका होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं आज ही उसकी लाश का क्रियाकर्म करके आया हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसकी मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब, 12 तारीख की ट्रेन से वो गांव जा रहा था। उस मनहूस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मरने वाले 64 लोगों में मेरा भाई भी चला गया। ये देखिए, ये सारा सामान साथ लेकर जा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। आज सुबह मैं उसकी लाश और ये सामान लेकर आया। मनोहर साहब, आई एम सॉरी बट इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं आप? ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल राजन की जैसी ही है। आपको पूरा विश्वास है जो रेलवे एक्सीडेंट में जो लाश मिली वो आपके भाई की ही है, राजन की ही है? हाँ, मतलब उसका चेहरा पिचक गया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि हमें भी एक लाश मिली है और ये पेपर हमें उसी लाश के पास मिला और हमें शक है कि वो आपके भाई की लाश है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक आदमी 2 जगह कैसे मर सकता है? तो आपके अनुसार राजन यहां से 12 तारीख को नागपुर जाने के लिए रवाना हो गया था? जी हाँ। तो फिर ये 13 तारीख के अखबार में आपके भाई की हैंडराइटिंग कहां से आई? ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर मनोहर, 13 तारीख के इस अखबार में राजन की हैंडराइटिंग का होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 13 तारीख को राजन बॉम्बे में था और ट्रेन में सफर करने वाला राजन नहीं कोई और था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? टिकट भी मैंने ला कर दी थी। वो हमारे सामने ही टैक्सी में बैठा था। ये सारा सामान भी तो उसी के पास था। मेरे ख्याल से मनोज जी, आपको मेरे साथ चलकर एक बार लाश की शनाख्त कर लेनी चाहिए
हो सकता है आप पहचान लें। चलिए। नहीं साहब, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। इसका चेहरा तो, प्लीज इसे ढक दीजिए, प्लीज। मिस्टर मनोहर, जरा इसे गौर से देखिए ना। मैं मानता हूं कि इसका चेहरा खराब हो गया, लेकिन शरीर पे फिर से एक बार देखिए। कोई ऐसी निशानी बताइए जिसे हम शनाख्त कर सकें। दूसरी निशानी क्या बताऊं? हाँ, राजन के टीके की निशानी थी। नहीं साहब, नहीं है। ये मेरा भाई नहीं है साहब। ये राजन नहीं है। आपके भाई के कोई दुश्मन थे? मेरा मतलब है किसी से कोई खास दुश्मनी जो आपको पता हो? दुश्मनी? हाँ, संजीव और उसका दोस्त विक्रम, वो मेरे भाई की जान के पीछे पड़े थे। उसे मारने घर पर भी आए थे। विक्रम, संजीव? संजीव रीटा का भाई है और विक्रम उसका दोस्त है। आवारा है दोनों। रीटा से प्यार करता था राजन, उससे शादी करना चाहता था, और यही बात संजीव को पसंद नहीं थी। रीटा की वजह से तो वो गांव जाने को भी तैयार नहीं था। मैंने ही उसे भेजा गांव। संजीव का एड्रेस बता सकते हैं आप? जी हाँ। मैंने उसे धमकी जरूर दी थी साहब, लेकिन हम लोगों ने उसे मारा नहीं। मैं उसे क्यों मारता साहब, जब वो खुद ही अपने गांव जा रहा था। वो गांव जा रहा था, इस बात की खबर तुम्हें कहां से मिली? 12 तारीख को ही मोहन ने विक्रम को बताया था। मोहन ने? खैर कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सिस्टर के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। आप उससे क्या बात करेंगे? कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ वही बता सकती है। ठीक है। आप राजन से आखिरी बार कब मिली थी? 13 की शाम को, और 12 को भी मैं उससे मिलने वाली थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। शायद संजीव को राजन के गांव जाने के बारे में पता चल गया था, और राजन मुझे अपने साथ ले जाने वाला था। फिर 13 को मुझे राजन का पत्र मिला था, और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। यानी 12 तारीख को वो गांव नहीं गया था। वो खत आपको किसने लाकर दिया? पड़ोस के एक बच्चे ने लाकर दिया था, और मैं उससे मिली। रीटा, अब हम नागपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई हमें वहां भी ढूंढने की कोशिश करेगा। अब नागपुर के बजाय हम जोधपुर जाएंगे, वहीं कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम्हारा भाई समझता है कि मैं नागपुर जा चुका हूं, इसलिए तुम्हें घर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो रीटा, किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां मुंबई में हूं। लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरे कपड़ों के अलावा जो भी सामान मेरे भाई ने दिया था, वो मैंने किसी के साथ भिजवा दिया। हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? जितना भी दिन रहना पड़े रह लेंगे। बैग में थोड़े से रुपए हैं, मैंने लाने को भेज दिया। हम सुबह 5 बजे चले जाएंगे। मुझे स्टेशन पर मिलना। ओके? ओके। उस दिन रात भर मैंने उसके सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। क्योंकि तब तक वो शायद मारा जा चुका था। क्या? वैसे लाश की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई। आपको प्लीज मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, अगर राजन का कत्ल हुआ है, अगर, तो राजन का कत्ल कौन कर सकता है? पिछले साल क्रॉसवर्ड के लेन देन में राजन ने मोहन को बहुत मारा था। मोहन की बड़ी बेइज्जती की थी, लेकिन अब तो वो दोनों दोस्त थे। कोई और ऐसा है जिस पे आपको शक हो? आपको? बहुत पहले से विक्रम की मुझ पर नजर थी, शायद इसीलिए वो राजन से चिढ़ता था और बराबर मुझ पर नजर रखता था। जाने के एक दिन पहले उसने राजन से मुझे मिलते हुए देख लिया था, और रास्ते में उसने मुझसे ऐसी बातें की कि
उसे मेरा राजन से मिलने पर कोई एतराज ही नहीं था। वैसे आपको इस बात का इल्म है कि राजन ने बैंक में पैसे लेने किसे भेजा था? जी नहीं। वैसे बाय द वे राजन का किस बैंक में अकाउंट था? कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ इंस्पेक्टर, राजन सिंधे का अकाउंट हमारे ही बैंक में है। और 13 की शाम को उसका चेक लेकर यहां पर कोई पैसे निकालने आया था। वो आदमी कौन था, उसका हुलिया क्या था, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं आप? इंस्पेक्टर, ये सारी जानकारी तो आपको कैशियर ही बता सकता है। मैं आपको उनसे मिला देता हूं। मुझे तुम फौरन रिपोर्ट दोगे श्रीवास्तव। मैं समझ चुका हूं कि कातिल कौन है। हथियार में मिले फिंगरप्रिंट से यह साबित हो जाएगा कि कत्ल किसने किया है श्रीवास्तव। ओके सर। आप बिल्कुल चिंता ना करें मिस्टर मनोहर, आपके भाई का कातिल बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। हमने हथियार बरामद कर लिए हैं। वो संजीव का जो फ्रेंड है उसका क्या नाम बताया था आपने? विक्रम। हाँ विक्रम। ये विक्रम कहां मिलेगा? उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। वो तो आवारा लड़का है, पता नहीं कहां होगा। इंस्पेक्टर भारत, जी हाँ, इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर मनोहर शिंदे, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर मनोहर, तुमने हमसे झूठ बोला था कि उस रेलवे एक्सीडेंट में तुम्हारे भाई की लाश पिचक गई थी। दरअसल वो लाश पिच की नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर जो हमने रेलवे पुलिस से हासिल की। और जिस लाश की तुमने शनाख्त की वो तुम्हारा भाई राजन नहीं, उसका दोस्त मोहन था। क्या? मोहन मेरा बेटा? हवलदार। यस सर। माँ जी को बाहर ले जाओ। मोहन, उस दिन राजन और रीटा की मदद करने के लिए राजन की जगह मोहन उस गाड़ी में सफर कर रहा था और वो राजन का तमाम सामान भी लेकर जा रहा था ताकि रीटा और राजन कहीं और जा सकें। उन्हीं का खेल देखिए। उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और मोहन मारा गया। जी हाँ इंस्पेक्टर, जब मैं लाश लेने गया तब मुझे पता चला कि वो मेरा भाई राजन नहीं था बल्कि उसका दोस्त मोहन था। लेकिन मैंने दुनिया की नजरों में उसे राजन ही रहने दिया। और उसी दिन मुझे राजन का फोन आया। हेलो हेलो हेलो,
हेलो भैया, मैं राजन। राजन? राजन तू? ट्रेन एक्सीडेंट में मेरी जगह मोहन मारा गया है। लेकिन तू है कहां? भैया मैं छुपा हुआ हूं। मैं घर नहीं आना चाहता क्योंकि संजीव या विक्रम को मालूम हो सकता है। हाँ ठीक है, तू यहां मत आना। और सुन, किसी को मिलना भी मत, मैं तुझे आकर मिलता हूं। भैया, मेरा चेकबुक घर पर रह गया है, प्लीज वो लेते आना। मैं आपका इंतजार करता हूं। ठीक है, चेकबुक लेकर आता हूं मैं। ठीक है। चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरी बात सुन राजन, तो कुछ दिनों के लिए छुप जा। मैं तो कहता हूं बंबई से कहीं बाहर चला जा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू जिंदा है। क्या मतलब? इससे क्या होगा भैया? सब समझते हैं कि तू ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है। अब तेरी मौत की एवज में हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, समझा? नहीं भैया, उन पैसों पर मोहन की मां का ही हक है। मोहन मेरे दोस्ती के लिए मारा गया है, मैं उसके साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता भैया। गद्दारी? अरे इसमें गद्दारी क्या है, हैं? मैं तो कहता हूं किस्मत हमारा साथ दे रही है। तूने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है। चल, अगर तेरी इच्छा है तो मोहन की मां को भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। थोड़े बहुत पैसे? भैया, मोहन थोड़ा नहीं पूरा मारा गया, वो भी सिर्फ मेरे दोस्ती के लिए। वो पैसे मोहन की मां को ही मिलेंगे। मुझे यहां से रीटा को ले जाना है, इसलिए छुपा हुआ हूं, वरना आज ही सबको बता देता कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है। देखो भैया, उन पैसों पर मोहन की मां का हक है और वो पैसे मोहन की मां को ही मिलेंगे। चेकबुक लाएं आप? हैं? चेकबुक लाएं आप? बैंक में जब मुझे तुम्हारा हुलिया बताया गया तभी मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने श्रीवास्तव को रेलवे एक्सीडेंट में हुए तमाम लोगों की तस्वीरें लेने भेजा। फिर मैंने तुम्हारे सामने हथियार मिलने और फिंगरप्रिंट्स लेने का नाटक खेला ताकि तब जब तुम हथियार लेने जाओ मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूं। मिस्टर मनोहर शिंदे, अपने इकलौते छोटे भाई को मारते हुए तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? कांपा? इंस्पेक्टर साहब, मेरे हाथ काम गए थे, लेकिन मेरे मन में लालच था और मेरे भाई ने मुझे मजबूर कर दिया। राजन। हाँ? अरे मैं हूं भाई, मैं हूं। भैया पैसे लाया हूं? हाँ लाया हूं। ये ले, पूरे 5,000 है। हाँ। संभाल के रख, संभाल के रख। हाँ। हाँ। और अब सुन, तू सुबह की गाड़ी से ही बंबई छोड़कर चला जा, ठीक है? और तुझे चाहिए तो तू रीटा को भी साथ ले जा। भैया, मैं समझ रहा था कि आप अब भी मुझे रीटा के साथ जाने नहीं दोगे, लेकिन आप राजी हो गए। भाई आखिर भाई होता है ना। मैं चलूं भैया? हाँ। अरे सुन। हाँ? मुझे ये बता, फिर तूने मोहन की माँ के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या भैया, मैं अभी इसी वक्त रेलवे स्टेशन जाऊंगा और उनको बता दूंगा कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है और पैसे मोहन की माँ को मिलने चाहिए। चलता हूं भैया। राजन! हाँ भैया। राजन, मैंने सोच लिया है, तू नहीं जाएगा। क्या मतलब? मतलब कि तू पुलिस को बताने नहीं जाएगा कि मोहन मर गया है। मैं जाऊंगा भैया। नहीं राजन, तू नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कि तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैं तुझे जान से मार दूंगा राजन। नहीं भैया, नहीं नहीं।
राजन को मार डालने के बाद मैंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब कुछ किया ताकि रेलवे से मिलने वाला मुआवजा मैं ले सकूं। वो 5 लाख रुपए के लिए मैंने अपने भाई को मार डाला। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है। राजन और मोहन के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक दूसरे की दोस्ती और वफादारी के लिए दोनों मिट गए। और एक तरफ आप जैसे कमीने लोग होते हैं जो दौलत की लालच में इतने अंधे और इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके सामने खून के रिश्ते कोई अहमियत ही नहीं रखते।